नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के बड़े नेता कर्नाटक में बड़े बदलाव पर चर्चा करने के लिए एक अहम बैठक करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला और केशव वेणुगोपाल इस बैठक में शामिल होंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी बेंगलुरु में हाल की घटनाओं से नाराज हैं और कर्नाटक कांग्रेस में बड़े फेरबदल चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और गृह मंत्री जी. परमेश्वर के विभागों में फेरबदल की चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेता बी.के. हरिप्रसाद और आर.बी. देशपांडे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बदलाव होंगे। खासकर सिद्धरामैया के राजनीतिक सचिव के गोविंदराज के हाल ही में हटने के बाद आने वाले दिनों में और लोग हटाए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद में भी बदलाव की चर्चा चल रही है, जो अभी उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के पास है। मंगलवार को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक में जाति डेटा की दोबारा गिनती करने का फैसला किया है। कुछ समुदायों ने शिकायत की थी कि 10 साल पहले हुए सर्वे में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। ये फैसला पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया है, जिसमें 4 जून को बेंगलुरु में हुए भगदड़ की घटना की भी समीक्षा की गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। वोटर द्वारा कराए गए एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी 2029 के बाद भी देश के नेता बने रहें। खासकर एनडीए के 73.9% वोटर्स ऐसा मानते हैं। सर्वे में लोगों से मोदी सरकार के कामकाज पर भी राय ली गई, जैसे भ्रष्टाचार, महंगाई और दुनिया में भारत की छवि। ज्यादातर लोगों की राय मोदी सरकार के पक्ष में दिखी। हालांकि विपक्षी पार्टियों और उनके समर्थकों ने इस सर्वे पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि विदेश नीति को लेकर कई गड़बड़ियां हैं और ऐसे सर्वे कितने सही होते हैं, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देहरादून में एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले कुछ सालों में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के कई फैसलों पर सवाल उठे हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि 9/11 हमले के कुछ समय बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बना दिया गया था, जबकि सबको पता है कि उस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में छुपा था। राजनाथ सिंह ने कहा, ये तो ऐसा है जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठा दिया जाए। पाकिस्तान को उन्होंने आतंकवाद का बाप कहा और कहा कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों को पनाह देता रहा है, उन्हें ट्रेनिंग और तरह की मदद देता रहा है। मंगलवार को कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा, क्योंकि एक वीडियो सामने आया है जिसमें अमेरिका के हवाई अड्डे पर एक भारतीय छात्र को हथकड़ी पहनाकर जमीन पर दबाया जा रहा है। कांग्रेस ने मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात करें और अमेरिका में भारतीयों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव को रोकने के लिए हस्तक्षेप करें। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो इस मामले में स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सामने आया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लगातार भारत और भारतीयों के सम्मान की रक्षा करने में नाकाम रही है। इतिहास में पहली बार किसी विदेशी नेता ने भारत की गैर मौजूदगी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पर दबाव डालकर युद्ध विराम करवाया। रमेश ने आगे कहा, पिछले 1 साल से अमेरिका में रहने वाले भारतीय नागरिकों और छात्रों के साथ बार बार बुरा बर्ताव हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। या तो हमें मान लेना चाहिए कि उनके पास बोलने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने अमेरिका में भारतीय छात्रों को हथकड़ी बांधने पर कहा है कि व्हाट्सएप और टीवी चैनलों पर कहते हैं दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन यहाँ तो बैंड बज रहा है। भारतीयों के ऊपर डंडा बरसाया जा रहा है। हमारी सरकार की तरफ से सुई टपक सन्नाटा है। एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि अगर दुनिया में कहीं भी हिंदुस्तान या हिंदुस्तानियों का अपमान हो तो उसके खिलाफ खड़े होकर मुस्तैदी से बोलें। सिर्फ झप्पियाँ पप्पियाँ थोड़ी ही करनी है। प्रयागराज महाकुंभ मेले में 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन संगम पर भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस हादसे में मरने वालों की संख्या 37 बताई, लेकिन बीबीसी की गहन पड़ताल में यह खुलासा हुआ कि इस भगदड़ में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई। इस अंतर ने न सिर्फ सरकारी दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया, बल्कि ये भी बताया कि योगी सरकार ने किस तरह इस त्रासदी की गंभीरता को छुपाने की कोशिश की। बीबीसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 26 परिवारों को 5-5 लाख रुपए नकद देकर चुप कराया गया। पुलिस के हाथों 500 रुपए के नोटों के बंडल थमाए गए। कुछ परिवारों से जबरन कागजों पर दस्तखत करवाए गए, जिनमें मौत की वजह
अचानक तबीयत बिगड़ना लिखी गई। इनको मृतकों की संख्या में नहीं गिना गया। बीबीसी को अपनी पड़ताल में कहीं भी इस बात के कोई संकेत नहीं मिले कि 5-5 लाख के नोटों के बंडल सरकारी खजाने से विधिक तरीके से दिए गए थे। पड़ताल में ये पता नहीं लग सका कि 26 परिवारों को दिए गए कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपए कहां से आए, लेकिन सभी 26 मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस के शामिल होने की बात परिजनों ने कही है। ज्यादातर मामलों में फोटो और वीडियो परिजनों के पास हैं। जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ी, बीबीसी को 19 और परिवार मिले जो 25 लाख का मुआवजा पाने वाले 36 परिवारों से अलग हैं। इन परिवारों को रहस्यमय तरीके से 5 लाख रुपए भी नहीं मिले। इन 19 परिवारों का भी कहना है कि इनके अपनों की मौत 29 जनवरी को कुंभ में अलग अलग जगह पर हुई, भगदड़ में हुई। अपनी बात को साबित करने के लिए कई लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, कुछ लोग अस्पताल के मुर्दाघर की पर्ची और कुछ लोग मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे सबूत दिखा रहे हैं। कुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों पर बीबीसी हिंदी की खास रिपोर्ट पर कांग्रेस बोली है। कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स पर लिखा, कुंभ भगदड़ में यूपी की बीजेपी सरकार ने 37 लोगों की मौत की बात कही थी, जबकि बीबीसी की पड़ताल में 82 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बीबीसी को ऐसे 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश के बंडल देकर कुंभ से हटा दिया गया और मृतकों की गिनती में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने लिखा, बीजेपी सरकार महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या छुपाने में क्यों लगी रही और लोगों की मौत से ज्यादा बीजेपी सरकार को अपनी छवि की क्यों पड़ी थी। इसी के साथ कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीबीसी हिंदी की खास रिपोर्ट को लेकर सवाल किए। उन्होंने लिखा, कुंभ भगदड़ में कम से कम 82 लोग मारे गए। ये संख्या यूपी सरकार की बताई गई 37 मौतों से कहीं ज्यादा है। इस रिपोर्ट में 11 राज्यों में 50 से ऊपर जिलों में 100 से अधिक परिवारों की बात की गई है। बीबीसी हिंदी की कुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों पर की गई खास रिपोर्ट को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी से सवाल किए हैं। उन्होंने लिखा, तथ्य बनाम सत्य, 37 बनाम 82, सब देखें, सुने, जाने, समझें और साझा करें। सत्य की केवल पड़ताल नहीं, उसका प्रसार भी उतना ही जरूरी होता है। भाजपा आत्ममंथन करे और भाजपा भी और साथ ही उनके समर्थक भी कि जो लोग किसी की मृत्यु के लिए झूठ बोल सकते हैं तो झूठ के किस पाताल पर्वत पर चढ़कर अपने को अपने मिथ्या साम्राज्य का मुखिया मान रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाइयों पर विश्वास भी नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद की चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रिय प्रधानमंत्री, मैं आपका ध्यान एक गंभीर मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। ये मुद्दा लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद के खाली रहने से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के मुताबिक लोकसभा के 2 सदस्यों को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में चुना जाता है। संवैधानिक रूप से डिप्टी स्पीकर स्पीकर के पद सदन का दूसरा सर्वोच्च पीठासीन अधिकारी होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सरकार पर संविधान के तय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। राजा रघुवंशी हत्या मामले में मेघालय पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में सोनम, राज और उसके साथियों पर एफआईआर तो दर्ज की ही गई है। इसके अलावा मेघालय पुलिस ने मंगलवार को कहा कि राज्य के निवासियों के खिलाफ कथित रूप से झूठा प्रचार करने वाले लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। 23 मई को इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी की मेघालय में पहली बार लापता होने के बाद से ही राज्य में जांच चल रही है। इस दौरान कई लोगों ने कहा कि दोनों स्थानीय लोगों द्वारा किए गए अपराध के शिकार थे। साथ ही ये भी सवाल उठा कि क्या राज्य पर्यटकों के लिए सुरक्षित है। हालांकि सोमवार को पुलिस ने कहा कि राजा की हत्या सोनम और उसके साथ रिश्ते में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा किराए पर लिए गए हत्यारों ने की थी। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद उसकी मां चुन्नी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। अपने बेटे की खैरियत और परिवार के भविष्य की चिंताओं से जूझते हुए चुन्नी देवी बार बार बदहवास हो जाती हैं। वो एक कमरे के किराए के घर में दीवारों पर चिपकी देवी देवताओं की तस्वीरों के सामने दोनों हाथ जोड़ती हैं और बिलखते हुए प्रार्थना करती हैं, हे ईश्वर, मेरे बेटे को बचा लो। वहीं राजा की मां उमा ने कहा कि शुरुआत में हमें यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बहू सोनम मेरे बेटे राजा की हत्या करा सकती है, लेकिन हमें इस बात पर धीरे धीरे यकीन होता जा रहा है। राजा रघुवंशी की हार चढ़ी तस्वीर के पास खड़ी उनकी मां गम और गुस्से के मिले जुले जज्बात से गुजरते हुए पूछती हैं, अगर सोनम को दूसरा लड़का पसंद था तो उसने राजा से शादी से मना क्यों नहीं किया? उसने मेरे बेटे की जान क्यों ली? दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके कारण जनता त्राहिमाम कर रही है। दिल्ली में सोमवार को मौसम का पहला हीट वेव डे दर्ज किया गया। इसके बाद भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
आईएमडी ने एक बयान में कहा कि अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में हीट वेव को 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक के अधिकतम तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑस्ट्रिया के ग्रात्स शहर में आज स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे गोलीबारी की घटना हुई। ग्रात्स की मेयर एल के कार ने कहा कि गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में स्कूल के कई स्टूडेंट शामिल हैं और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्कूल के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपने स्पेशलिस्ट कोबरा टैक्टिकल यूनिट को तैनात किया है, जो हमलों और बंधक बनाए जाने वाली स्थितियों से निपटती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि संदिग्ध बंदूकधारी ने स्कूल में हमला करने के बाद खुद को फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि बंदूकधारी इस स्कूल का मौजूदा छात्र था या पूर्व छात्र। अब तक के सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.